Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a half yearly sample paper for class 8 new NCERT of social science exploring society India and beyond. So social science के लिए एक sample paper हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये class 8 के लिए है. Sorry, I have to change here. क्लास 8 के लिए है. टाइम जो है 2.5 आवर का रहेगा और यहाँ पर 75 मार्क्स का आपका पेपर है. ठीक है. जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि टोटल 36 क्वेश्चंस है, 3 सेक्शंस है, सब में 12-12 क्वेश्चन है. 12 में से 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो 1 मार्क का है. 6 से 10 तक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 11 और 12 जो 2 क्वेश्चन है इसमें 5-5 मार्क के क्वेश्चन है. सो चलिए सैंपल पेपर देख लेते हैं. बाकी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो थ्रू दैट. अगर अभी तक चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं. ओके, तभी जाके ये हेल्प करेगा आपको. सो देख लेते हैं. जनरल इंस्ट्रक्शंस के बाद सेक्शन ए जो है हमारा हिस्ट्री का रहेगा. जैसे 5 यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख सकते हैं. 6 से 10 तक यहाँ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है और 11 और 12 जो है वो 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा. ठीक है. ऐसे ही सेक्शन बी जो है सिविक्स और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट रहेगा. सो इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव है. 6 से 10 तक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 11 और 12 जो है आपके 5-5 मार्क के क्वेश्चन का है. फिर ऐसे ही सेक्शन नेक्स्ट वाला हमारा ज्योग्राफी का रहेगा जिसमें चैप्टर 1 लिया है. 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है. 6 से 10 तक यहाँ 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 11 और 12 5-5 मार्क के क्वेश्चन है. टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे सभी पेपर में, सभी क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में मैं बताती हूँ तो आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले पेपर देखकर घबराना नहीं है. डोंट गेट पैनिक. जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो सभी बच्चों को कोई ना कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ऐसे बहुत ही रेयर होता है कि सभी क्वेश्चंस किसी को आते हैं. ठीक है. तो इसके लिए घबराना नहीं है. जो आता है उसके साथ स्टार्ट विद द बेस्ट. ठीक, जो सबसे अच्छा आता है वहां से शुरुआत करो. नंबरिंग सही से करो क्वेश्चन की. देन नेक्स्ट इज कि एक बार पेपर को गो थ्रू करना चाहिए. पूरे पेपर का ओवरव्यू ले लो कि कहाँ पर क्या है. जैसे अभी हमने देख लिया कि तो ये आइडिया मिल जाता है पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करूँ कि पहले 2 मार्क्स वाले करूँ, कौन से ज्यादा अच्छे से आते हैं ना. फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है. ये नहीं एक ही क्वेश्चन अच्छे से आता है उसमें स्टक हो गए और ध्यान नहीं दे रहे हैं बाकी के क्वेश्चंस के लिए. सो लास्ट में फिर टाइम नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चंस आते होंगे वो भी छूट जाएगा. फिर 10 मिनट्स टाइम आपको पेपर में लास्ट में बचाना है. किस चीज के लिए? रिवीजन के लिए. कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया. एक बार पेपर को पढ़ना है, कम से कम 2 बार तो पढ़ना होता है. सो 10 मिनट्स टाइम्स यू शुड सेव फॉर दैट. और लास्ट में हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन आपको रखनी है. ठीक है. हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है. अब हम सुधार तो सकते नहीं बट जो है उसको ध्यान से लिखना है ताकि साफ सुथरा लिखो, मैम को या सर को चेक करने में प्रॉब्लम ना हो. चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हिस्ट्री का दिया हुआ है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या बाबर? बैटल ऑफ खनवा 1527 फॉट बिटवीन बाबर एंड किसके बीच में ये हुआ था? शेरशाह सूरी, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी या हुमायूं? हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट पुराना किला इन दिल्ली? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? देन मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर, अकबर, औरंगजेब या शेरशाह? देन विच रूलर नोन एज द सेकेंड अलेक्जेंडर? सिकंदर सानी किसने खुद को नाम दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह या बाबर? तो ये आपको आंसर करने हैं. तो चलिए इन 5 के आंसर्स देख लेते हैं यहाँ पर. सो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला राजा था दिल्ली सल्तनत का. देन बैटल ऑफ खानवा जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था. फिर पुराना किला जो है दिल्ली में वो किसने बिल्ड किया था? तो इसका आंसर है हुमायूं. राइट, थर्ड वाले का. देन मनसबदारी सिस्टम किसके समय में इंट्रोड्यूस हुआ था? अकबर के समय में. सेकेंड अलेक्जेंडर अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को नाम दिया था. अब 6 से 12 तक 10 तक देख लेते हैं जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है. पहला है 2 रिजल्ट्स बताने हमें बैटल ऑफ तलईकोटा के. तो इसका आंसर देख लेते हैं. सो बैटल ऑफ तलईकोटा एंडेड विजयनगर्स डोमिनेंस. जो विजयनगर एम्पायर था साउथ में वो जो डोमिनेंट था उसका डोमिनेंस खत्म हुआ. हम्पी को लूटा गया, रूइन कर दिया गया. रूइन मतलब होता है कि पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, है ना. देन पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो गई थी स्मॉलर किंगडम्स के पास. दिस वीकेंड साउथ इंडियाज यूनिटी एंड प्रोस्पेरिटी. साउथ इंडिया की जो एक एकता थी उसको वीक कर दिया गया और समृद्धता को. ठीक है. फिर 2 मिलिट्री रिफॉर्म्स बताने जो अलाउद्दीन खिलजी ने किए. तो यहाँ पर आंसर है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स. घोड़े जो होते हैं उस पर दाग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और सोल्जर्स का डिस्क्रिप्शन रखा गया. चेहरा, क्या सोल्जर्स आइडेंटिटी है उसकी पहचान को बताना. दीज रिफॉर्म्स रिड्यूस करप्शन, ensured genuine soldiers were paid and created a disciplined reliable military system. Then mention 2 military reforms, ये तो हो गया. Then state 2 reasons why Babur succeeded in first battle of Panipat.
बाबर जो है क्यों जीता पानीपत के बैटल में, इसके दो कारण बताने हैं। सो हमने देखा था आर्टिलरीज वगैरह, सो उसकी आर्टिलरीज और कैनन्स जो तोप वगैरह थी, शॉक्ड इंडियन आर्मीज अनफेमिलियर विद गन पाउडर, इंडियन आर्मीज जो थी वो गन पाउडर से फैमिलियर नहीं थी। इब्राहिम लोदी की जो फोर्स थी वो बड़ी तो थी संख्या में लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं थी। बाबर की जो बेटर टेक्टिक्स थी एंड अफगान डिसयूनिटी लेड टू हिज विक्ट्री एट पानीपत। देन नेक्स्ट इज व्हाई वाज हुमायूं अनेबल टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर आफ्टर बाबर, बाबर के बाद हुमायूं जो उसका बेटा था एम्पायर को कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करके क्यों नहीं रख पाया, तो इसका आंसर है हुमायूं लैक्ड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, हुमायूं की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी वो अच्छी नहीं थी उतनी, उसे अफगान के चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे थे और शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया था। एग्जाइल इन पर्शिया वीकेन हिम, पर्शिया से उसको निकाल दिया गया था, वो उसे कमजोर बनाता है। एंड ही कुड नॉट कंसोलिडेट आफ्टर बाबर्स डेथ, बाबर की डेथ के बाद वो संभाल नहीं पाया सारी चीजों को। देन नेक्स्ट इज व्हाट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ शेरशाह रेवेन्यू सिस्टम, शेरशाह का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो कैसे इंपॉर्टेंस था वो बता। शेरशाह रेवेन्यू रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन केयरफुल एंड लैंड मेजरमेंट इंक्रीज फेयरनेस, फार्मर्स वर टैक्स्ड डायरेक्टली बाय द स्टेट, फार्मर्स के टैक्स कलेक्शन के लिए जो पहले बिचौलिए हुआ करते थे उन्हें हटा दिया गया, मीडिएटर्स को, अब स्टेट डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करने लगा था, जिसकी वजह से जो बिचौलिए थे, इंटरमीडियरीज थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन अब खत्म हो गया। इससे स्टेट की इनकम बढ़ी और पेसेंट यानी जो किसान है उनका ट्रस्ट भी बढ़ा। देन ये हो गया हमारे 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस भी दिए गए हैं, मतलब और लिखा हुआ है ना, तो 11th में आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैंने दोनों का आंसर दिया है। जैसे पहले क्वेश्चन है 11th वाला कि अकबर की जो पॉलिसी थी सुलह कुल यूनिवर्सल पीस, ये कैसे हेल्प करती है अकबर को उसके मुगल एम्पायर को एक्सपैंड, और हमें रोल डिस्क्राइब करना है शेरशाह सूरी का कि उसने कैसे बिल्ड किया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना एफिशिएंटली। ठीक है, 12th जो क्वेश्चन है इसमें हमें डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, रेफरेंस टू इन्वेशन ऑफ तैमूर एंड राइज ऑफ प्रोविंशियल किंगडम ये देखना है, और हाउ डिड हुमायूं रीगेन, हुमायूं ने कैसे रीगेन किया अपने लॉस्ट एम्पायर को पर्शियन सपोर्ट से, वो बताना है। तो पहले हम 11th वाले के दोनों ऑप्शन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा अकबर की सुलह कुल पॉलिसी ने कैसे उसको हेल्प किया अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने में। सो पॉलिसी रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन इक्वली, इसमें सभी धर्मों को समान व्यवहार से माना गया। इसने जजिया जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाया जाता था वो अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। एनकरेज इंटरफेथ डिबेट एंड इबादत खाना एस्टैब्लिश किए गए जहां पर हर धर्म के लोग आकर डिबेट्स किया करते थे, बातचीत किया करते थे। राजपूत और हिंदूज को हाई पोस्ट पे उसने अपॉइंट किया। देन यूनिटी प्रमोट की गई, रिवोल्ट्स कम किए गए और एम्पायर को एक्सपेंड किया गया। फिर हमें शेरशाह सूरी का एक रोल बताना है उसके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। सो उसने जब्त और लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, यूनिफॉर्म सिल्वर रुपया करके एक यूनिफॉर्म मॉनेटरी सिस्टम उसने चालू किया। फिर ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ड किया फॉर ट्रेडिंग पर्पस, स्ट्रेंथन पोस्टल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रिफॉर्म आर्मी विद डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब 12th वाले का फर्स्ट, दिल्ली सल्तनत क्यों डिक्लाइन हुआ ये बताना है। सो तैमूर इन्वेजन वीकेंड दिल्ली इन 1398, हमने देखा था कि तैमूर कैसे आया और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, इसकी वजह से दिल्ली कमजोर हो गई थी 1398 एडी में। सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स, जो मेन अथॉरिटी थी वो कोलैप्स हो गई आफ्टर तुगलक्स। प्रोविंसेस लाइक बंगाल, जौनपुर ये इंडिपेंडेंट हो गए। नोबल्स जो जगह जगह अपने शासन संभालते थे उन्हें एक्सेसिव पावर मिल गया। मुगल इन्वेजन अंडर बाबर रिप्लेस द सल्तनत, फिर मुगल इन्वेजन हुआ बाबर का, उसने सल्तनत दिल्ली सल्तनत का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया और मुगल एम्पायर की शुरुआत रखी, नींव रखी। ठीक है, देन हुमायूं ने कैसे रीगेन किया अपना लॉस्ट एम्पायर, सो इसका आंसर हो जाएगा डिफीटेड बाय शेरशाह फ्लेड टू पर्शिया। जब शेरशाह को हरा दिया था, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, तो उसके बाद वो वापस पर्शिया चला गया। फिर वहां से उसने मिलिट्री सपोर्ट लिया, इंडिया में फिर से 1555 में उसकी एंट्री हुई। इसके बाद डिफीटेड अफगान फोर्सेस, उसने अफगान फोर्सेस को हराया और दिल्ली पर फिर से उसने अपना शासन चालू किया, रीगेन किया, बट जल्दी ही उसकी डेथ हो गई थी। अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं जिसमें सिविक्स और जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है उससे क्वेश्चंस हम लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर या सुप्रीम कोर्ट। देन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल 324, 326, आर्टिकल 14 और 21। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुए थे इंडिपेंडेंट इंडिया में, 1947, 48, 50, 51, 51, 52
52, 55, 56. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों देख लेते तब एक साथ आंसर देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन यूजेस सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायत. व्हाट डज वीवीपैट इन इलेक्शन स्टैंड्स फॉर? वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या होती है? वोटर वेरिफिकेशन एंड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर्स वैलिड पेपर ऑडिट ट्रायल, वेरीफाइड वोटर्स पब्लिक ऑडिट टेस्ट और नन ऑफ दीज. तो इन पांचों के आंसर देख लेते हैं. जैसे पहला जो था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट. ठीक है. फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की सबको वोटिंग राइट्स है? वो आर्टिकल 326. देन फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन, किस साल हुए थे? अपने सबसे पहले इलेक्शन इंडिया में जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद 1951 से 52 में. देन नेक्स्ट इज, कौन से इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है वो यूज होता है? तो राज्यसभा में. वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिकेशन एंड पेपर ऑडिट ट्रायल. अब 6 से 10 तक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो देखेंगे. पहला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है और डेमोक्रेसी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो लिखना है. तो इसका आंसर देख लेते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि हर सिटीजन जो 18 साल या उससे ज्यादा का है उसको राइट टू वोट है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, कास्ट का हो या वेल्थ का हो. इससे इक्वालिटी, फेयरनेस और ब्रॉड पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में इंश्योर होता है. ठीक है. Then mention any 2 accessibility measures taken by Election Commission for disabled and elderly voters. जो बुजुर्ग वोटर्स हैं या डिसेबल्ड हैं उनके लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं वो बताना है इलेक्शन कमीशन के द्वारा. तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन अरेंजेस रैम्प्स एंड व्हील चेयर्स एट पोलिंग स्टेशन. जहां पर पोलिंग बूथ होते हैं ना, वोटिंग वगैरह दी जाती है, वहां पर रैम्प्स बनाए जाते हैं, व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया जाता है. इट ऑल्सो अलाउज पोस्टल बैलेट्स और पिकअप सर्विस फॉर एल्डरली एंड डिसेबल्ड पर्सन. आप घर बैठे भी वोट कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू अपना पोस्ट कर सकते हैं वोट. ठीक है. मेकिंग इलेक्शंस मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल. देन डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. इन दोनों हाउसेस के इलेक्शन प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस है? तो इसका आंसर है लोकसभा के जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा, सिटीजन थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट. हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, सो उसमें इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं. राज्यसभा के जो मेंबर है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मतलब हम नहीं चुनते उनको, हम सिटीजन्स नहीं चुनते हैं, हम सिटीजन्स जिनको चुन के भेज वो लोग मिलकर फिर राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं. इसमें कौन सा मेथड यूज होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. दिस बैलेंसेस डायरेक्ट पब्लिक चॉइस विद स्टेट रिप्रेजेंटेशन. देन व्हाई आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंपॉर्टेंट इन इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम? सो रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ये इंश्योर करते हैं कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जो पीपल हैं हैव पॉलिटिकल वॉइस, उनकी आवाज भी पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उसमें रखी जाए. दे करेक्टेड हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज, स्ट्रेंथनिंग सोशल जस्टिस इन इंडियन डेमोक्रेसी. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों के साथ जो हिस्ट्री में पास्ट में बहुत सारा इनजस्टिस हुआ है उनको ऐसे रिप्रेजेंटेशन देकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम उन गलतियों को सुधार रहे हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन? फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में, इलेक्शन साफ सुथरे हों, अच्छे हों, उसमें कोई करप्शन ना हो, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? सो इलेक्शन कमीशन एनफोर्सेस फेयर कैंपेनिंग, मॉनिटर एक्सपेंडिचर. इलेक्शन कमीशन ये देखती है कि जो भी पार्टी कैंपेन कर रही है इलेक्शन के दौरान वो फेयर है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कि हमें वोट करने के लिए. जो भी खर्चे होते हैं पार्टीज के उनको मॉनिटर करना. एंश्योर फ्री एक्सेस टू वोटिंग. इट checks malpractices overseas counting and issues the model code of conduct to maintain equality. कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट इशू करते हैं इलेक्शन के टाइम जो कि सभी पार्टीज को फॉलो करना होता है, इससे इक्वालिटी मेंटेन होती है. ठीक है. ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी हो गए. नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे 11 और 12th क्वेश्चन इस सेक्शन का जिसमें 5-5 मार्क्स के आपको ऑप्शंस दिए हैं. 11 में है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो अभी हमने देखा इलेक्शन कमीशन इशू करती है, ये कैसे फेयरनेस इलेक्शन में प्रोटेक्ट करते हैं ये हमें बताना है एग्जाम्पल के साथ. फिर इसका सेकेंड ऑप्शन कि ईवीएम, वीवीपैट या ऑनलाइन फैसिलिटी, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, हाउ इट मेक्स इंडियाज इलेक्शंस मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव. इससे ट्रांसपेरेंट कैसे हुए इलेक्शंस ये हमें बताना है. डिक्लाइनिंग वोटर टर्नआउट इन अर्बन एरियाज इज अ मेजर चैलेंज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. अर्बन एरिया में जो शहर है वहां पर वोटर्स वोट करने नहीं जा रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है. इसका क्या चैलेंज है डेमोक्रेसी में? रीजंस बताने और कुछ रेमेडीज बतानी है. रेमेडीज यानी सोल्यूशंस बताने कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे उभर सकते हैं. इसका सेकंड है नोटा का इंपॉर्टेंस बताना है. नोटा की फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव इन द स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में नोटा का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना. चलिए एक एक करके 11 का पहले वाला देखते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट
कैसे फेयरनेस लाता है इलेक्शन में। सो ये इंश्योर करता है लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर पार्टीज। ऐसा नहीं है छोटी पार्टी है तो उसको कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बड़ी पार्टी है तो बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नहीं, एक जैसी अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। हेट स्पीच और ब्राइबरी कोई नहीं दे सकता। ब्राइबरी यानी घूस वूस देकर वोट नहीं दिलवा सकती पार्टी। एक दूसरे के प्रति हेट स्पीच यूज नहीं करना है। और ये कंट्रोल करती है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है उसका कैंपेन के लिए यूज ना हो। कैंपेनिंग को लिमिट करती है पोलिंग स्टेशन के आसपास और प्रमोट करती है पीसफुल एंड फेयर इलेक्शन। फिर ईवीएम, वीवीपैट, ऑनलाइन फैसिलिटी जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बनाती है इंडियन इलेक्शन को। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ईवीएम, इससे क्या होता है, काउंटिंग फास्टर एंड रियलायबल। पहले पेपर वोटिंग होती थी कि पेपर पे हमने नाम लिखा या जो भी है लिखा हुआ है उस पे इंप्रेशंस लगा के और उसको फिर हम बैलेट बॉक्स में डालते थे, फिर पेपर काउंट होते थे। अब ईवीएम से फटाफट काउंटिंग हो जाती है। वीवीपैट अलाउ करता है वेरिफिकेशन ऑफ वोट्स कि सही व्यक्ति को हमने वोट किया, वोट उसी को गया है या नहीं, ये वेरीफाई करना आसान हो जाता है। ऑनलाइन फैसिलिटी इज वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटिंग का रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जाता है। टेम्परिंग और फ्रॉड से हम बचते हैं। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का विश्वास ज्यादा बढ़ता है। फिर अब 12th वाले का फर्स्ट देख लेते हैं। वोटर टर्नआउट जो अर्बन एरियाज में डिक्लाइन हो रहे हैं, ये कैसे चैलेंज है और इसका क्या हम रीजन या रेमेडीज हो सकती हैं। सो पीपल फील पॉलिटिक्स डजंट अफेक्ट देम, लोगों को ऐसा लगता है शहर में कि पॉलिटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सरकार आती है वो इसी तरीके से काम करती है। जो लंबी लंबी कतारें होती हैं वोटिंग करने जाओ वहां पर, वो डिस्करेज करते हैं पार्टिसिपेशन को कि कौन देगा इतना टाइम, ठीक है। फिर माइग्रेशन एंड लैक ऑफ वोटर आईडी, बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी नहीं होते। और माइग्रेशन, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग रेंट से रहते हैं तो कभी इस घर में रह रहे हैं, कभी फिर जॉब चेंज हुई या लोकेशन चेंज हुआ तो फिर से दूसरा रूम शिफ्ट कर लिया, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक कहीं फिक्स नहीं है तो एरिया वाइज जो वोटिंग आईडी होती है वो चेंज होती रहती है। एजुकेटेड अर्बन यूथ, यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो रेमेडीज। क्या हो सकते हैं कि हम यूथ को एजुकेट करें और बताएं कि क्यों जरूरी है उनका वोटिंग। देन अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं ताकि इजियर फैसिलिटीज उनको हेल्प करें, ठीक है। देन नोटा का हमें इंपॉर्टेंस बताना है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। सो ये वोटर्स को एक राइट देती है कि रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट। नोटा क्या होता है कि जितने कैंडिडेट के नाम है ईवीएम में, हम इनमें से किसी को वोट नहीं देना चाहते, इसलिए हम नोटा पे क्लिक करते हैं कि नहीं, कोई भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये वोटर को एक राइट देते हैं कि हम किसी भी कैंडिडेट को नहीं लाना चाहते, इनमें से कोई सही नहीं है ना। क्योंकि पहले क्या होता था 1, 2, 3 ये 3 कैंडिडेट को हमें वोट करना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये तीनों हमें पसंद नहीं फिर भी हमें किसी ना किसी को तो चुनना ही होगा। ये नोटा से हमें ये ऑप्शन मिल जाता है कि हमें इन तीनों में से कोई पसंद नहीं, ठीक है। ये डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है विदाउट बॉयकॉटिंग इलेक्शन। इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं लेकिन हम अपना जो व्यू पॉइंट है वो भी रख पाते हैं। प्रेशर पार्टी टू सेलेक्ट बेटर नॉमिनीज, इसीलिए ये जो नोटा ऑप्शन है ये पार्टीज को प्रेशराइज करता है कि अच्छे नॉमिनीज लेकर आओ, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज बाय रिस्पेक्टिंग चॉइस, ठीक। अब लास्ट वाला पार्ट है हमारा ज्योग्राफी वाला। इसके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, इनमें से बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं, कोल, वाटर, फॉरेस्ट या मिनरल। फिर इनमें से नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो एग्जांपल बताना है, विंड, सनलाइट, पेट्रोलियम एंड वाटर। केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन या प्रोडक्टिविटी। फिर सॉइल फॉर्मेशन, ये एग्जांपल है इकोसिस्टम फंक्शन, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग कल्चरल या इकोनॉमिक। विच कल्चरल प्रैक्टिसेस शोज वाइज रिसोर्स यूज, बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू, देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्टिंग फ्यूल या एक्सेसिव माइनिंग। हम वाइसली यानी बुद्धिमानी से यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, इनमें से कौन सा पॉइंट बताता है। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। जैसे पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा है, कोल है, वाटर है, फॉरेस्ट या मिनरल है, फॉरेस्ट, ठीक। देन नॉन रिन्यूएबल का इसमें एग्जांपल है पेट्रोलियम। केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज तो हम यूज कर ही रहे हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सॉइल फॉर्मेशन जो होता है ये सपोर्ट करता है इकोसिस्टम के फंक्शन को। और कौन सा कल्चरल प्रैक्टिस में, रेन वाटर को सेव करना, हार्वेस्ट करना, ये रिसोर्सेज का वाइज यूज हमें बताता है। अब 6 से 10 तक जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, फिर लास्ट में 5-5 मार्क्स वाले। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम बी यूज्ड केयरफुली, इन्हें हमें सही से क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, ये एग्जॉस्टिबल हैं, खत्म हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद, ओवर यूज करने पे डिप्लीट हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। डिप्लीट होना मतलब खत्म होना। देयर बर्निंग ऑल्सो पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, और ज्यादा अगर हम पेट्रोलियम और कोल का यूज करते हैं तो इनको जलाने पर पोल्यूशन होता है एनवायरमेंट में, इसीलिए इसे केयरफुली और एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। 2 एग्जाम्पल देने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो इसका आंसर है रिन्यूएबल में हो जाएगा सनलाइट, फॉरेस्ट, नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा कोल, पेट्रोलियम। रिन्यूएबल जो होते हैं रिप्लेनिश हो जाते हैं नेचुरली, नेचर इन्हें दोबारा से अपने आप
जनरेट करती है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल्स को जनरेट होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, एक बार यूज करने पे खत्म हो जाते हैं एंड डिफिकल्ट टू रिप्लेस, इन्हें रिप्लेस करना भी टफ होता है। अब दो तरीके बताने हैं, जैसे फॉरेस्ट जो है ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती है। सो फॉरेस्ट हमें टिम्बर यानी लकड़ी, फ्यूल वुड जलाने के लिए लकड़ी और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। ये एयर प्यूरिफाई करते हैं, रेनफॉल को कंट्रोल करते हैं, सॉइल एरेशन को प्रिवेंट करते हैं और जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनकी को भी हैबिटेट यानी घर प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जो जंगल है वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। देन व्हाट आर टू हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब धरती के अंदर के पानी को ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करने से क्या हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं, वो हमें दो बताने हैं। सो ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लीड होता है डिक्लाइनिंग वाटर टेबल, धरती के अंदर जो पानी का एक लेवल है उसमें डिक्लाइन आता है, कुएं सूख जाते हैं, ड्राइंग वेल्स, इट कॉज लैंड सब्सिस्टेंस। लैंड सब्सिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये इतना बड़ा मैंने धरती का एरिया लिया, ठीक है, यहाँ पर एक पंप है, अब इससे हम पानी निकाले जा रहे हैं धरती के अंदर का, यहाँ तक वाटर लेवल है, ठीक है, अब पानी निकाले जा रहे हैं, ये वाटर लेवल कम हो गया, तो पहले जो वाटर लेवल मान लो यहाँ तक था, ठीक, अब मैं ब्लू वाले से ड्रॉ करती हूँ, वो यहाँ तक आ गया, और क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा हमने पूरा पानी बाहर निकाल लिया, ठीक, अब इसके अंदर पानी तो बचा ही नहीं, अब सिर्फ ऐसा है, तो अब देखो ये गैप हो गया ना अंदर, तो ये लैंड क्या होगी, नीचे की तरफ धंस जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ कुछ पानी था तो ऊपर रुका हुआ था लैंड, अब है ही नहीं तो ये नीचे क्या होगा, धंस जाएगा, उसे हम बोलते हैं लैंड सब्सिस्टेंस। जो अभी उत्तराखंड वगैरह में आप न्यूज में देखते हैं ना, वो यही चीजें हो रही हैं। रिड्यूसेस इरिगेशन पोटेंशियल एंड थ्रेटन्स लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी फॉर फार्मिंग कम्युनिटीज। देन दो रीजंस हमें बताने हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन या कंजर्व करना क्यों जरूरी है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को और स्पीसीज जो भी जीव हैं उनको सर्वाइवल के लिए। इट प्रोटेक्ट्स रिसोर्सेज फॉर future generation, support agriculture, medicine and prevent collapse of ecosystem essential for human life। ठीक है, अब 11 और 12 वाला जो क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स का, तो इसमें ये दो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून रेन इन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड मेजर जो सॉइल टाइप्स इंडिया में मिलते हैं वो बताने और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। इन दोनों में से कोई सा आप कर सकते हैं। फिर 12th में हमें बताना है डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज विद एग्जांपल, और कल्चरल प्रैक्टिस सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज में कैसे क्या रोल है वो हमें बताना है। तो पहले 11th का फर्स्ट देख लेते हैं कि मॉनसून रेन का इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्या रोल है। तो सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस है ये वाटर मिलता है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर जो इंडिया में होता है उसके लिए, फूड सिक्योरिटी, मिलियंस जो लोग हैं उनके फूड सिक्योरिटी से इंश्योर होती है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रिचार्ज होते हैं, ये पावर जनरेशन को अफेक्ट करता है और सिंचाई के लिए पानी मिलता है, इससे इन्फ्लुएंस इकोनॉमी एंड रूरल लाइवलीहुड। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर सॉइल टाइप्स हमें बताने हैं। सो ये देख लेते हैं। एलुवियल जो फर्टाइल, बेस्ट फॉर क्रॉप्स, ब्लैक सॉइल इसमें मॉइस्चर होता है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए सही है, रेड सॉइल लेस फर्टाइल होता है, इरिगेशन की जरूरत होती है, लेटराइट ये पुअर क्वालिटी होते हैं लेकिन कैश्यू की जो खेती होती है काजू वगैरह की उसमें हेल्प करता है, डेजर्ट सॉइल सैंडी होती है, इसमें ड्रॉट जो एरिया में क्रॉप्स उगाए जाते हैं, रागी बाजरा ये सब इसमें अच्छे से उग जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग और नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे एक दूसरे के साथ क्या इंटरडिपेंडेंस है वो बताना है एग्जांपल के साथ। ह्यूमन डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर वुड एंड ऑक्सीजन। ह्यूमन बीइंग हम जो मनुष्य हैं जंगलों पे डिपेंड होते हैं लकड़ी के लिए, ऑक्सीजन के लिए। नदियां हमें पानी देती हैं, इरिगेशन और एनर्जी प्रोवाइड करती है, बिजली वगैरह जो हम बनाते हैं। मिनरल सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। केयरलेस अगर हम यूज करते हैं तो ये एनवायरमेंट को हार्म करता है, ह्यूमन सर्वाइवल को इफेक्ट करता है। ठीक है, देन हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस का रोल बताना है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज में। सो ये देख सकते हैं रेन वाटर अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो ग्राउंड वाटर कंजर्व होता है, क्रॉप रोटेशन करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, सेक्रेड ग्रूव्स कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसकी हम पूजा करते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, फ्यूल का सही से यूज करो तो ये पोल्यूशन रिड्यूस करता है, कम्युनिटी ट्रेडिशन ये जो है ये एनकरेज करते हैं कंजर्वेशन हैबिटेट को। ओके, सो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं 5-5 पॉइंट्स में। सो विद दिस वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर। ये सैंपल पेपर हमारा हो गया है, 75 मार्क्स का था। आई होप ये सही लगा होगा आपको। कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट सैंपल पेपर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।